Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Do you know your momentum? I welcome you all to yet another episode of our brand new series called Know Your Momentum for O levels, in which we will be discussing O level physics syllabus, and this is going to be our lecture number 5. So, in our last lesson, we were discussing about series and parallel circuits. और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ऐसा सर्किट अगर आपके पास आ जाए जिसके अंदर कुछ पोर्शन उसका सीरीज सर्किट का हो और कुछ पोर्शन उसका पैरेलल सर्किट का हो, तो ऐसे सर्किट्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहले तो मैं ये एक बेसिक सा सर्किट यहाँ आपके पास बना देता हूँ। इसके अलावा एक सर्किट और बना के देख लेते हैं जी, ध्यान से देखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। दो तरह के सर्किट्स यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाए हैं। ये दोनों सर्किट्स बहुत कॉमनली आपसे पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व ईच ऑफ दीज सर्किट्स। लेट्स से ये टोटल बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट्स। इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 50 ओहम्स, इसकी भी है 50 ओहम्स और इसकी भी है 50 ओहम्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक स्विच लगाया गया है, स्विच को हम एस का नाम दे देते हैं। और इस सर्किट के अंदर आपके पास 1, 2 और 3 एमीटर्स लगाए गए हैं। जरा ध्यान से इस सर्किट की वर्किंग समझिएगा कि सर्किट काम कैसे करेगा। जैसे ही मैं स्विच यहां से क्लोज करता हूं, देयर इज गोइंग टू बी अ टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब वो जो भी करंट पीछे से आ रहा है वो पहले इस एमीटर में से गुजरेगा, जितना भी करंट हो। लेट्स से कि 2 एम्पेयर है, लेट्स से। अब वो 2 एम्पेयर के पास अभी तक सिर्फ एक ही रास्ता है, तो ये 2 एम्पेयर सारे का सारा पहले इस 50 ओम रेजिस्टर में से गुजरेगा। फिर जब वो करंट इस पॉइंट तक पहुंचता है, अब करंट के आगे दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। थोड़ा सा करंट यहां से जाएगा, बाकी करंट यहां से जाएगा। फिर आफ्टर पासिंग थ्रू द 50 ओम रेजिस्टर, the currents are going to recombine and then they are going to go back to the battery। ठीक है। करंट का पूरा बिहेवियर मैंने आपको यहाँ पर शो किया। सो माय क्वेश्चन हियर इज फ्रॉम अनस। अनस, कैन यू टेल मी, इन 3 एमीटर्स में से कौन से वाले एमीटर की रीडिंग सबसे बड़ी होगी? इसको हम 1 कह लेते हैं, ये 2 है और ये 3 है। तो बताएंगे कि तीनों में से कौन से एमीटर में सबसे ज्यादा करंट होगा? सर 1 में। शाबाश। वो इसलिए क्योंकि जितना भी करंट आ रहा है टोटल, वो सारे का सारा फर्स्ट वाले एमीटर में से गुजर रहा है लाजमी, इसीलिए इस एमीटर की रीडिंग सबसे ज्यादा होगी। दैट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, अब एट दिस पॉइंट मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ डायग्राम को, ध्यान से सुनिएगा, चीजें जो आज हो रही हैं वो इंपॉर्टेंट है। एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट जो भी करंट मौजूद है उसके पास कितना वोल्टेज अवेलेबल होगा? 10 वोल्ट्स, क्योंकि अभी तक इसके रास्ते में कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं आई जो कि वोल्टेज को कंज्यूम करेगी। सबसे पहले ये 50 ओम रेजिस्टर आ गया है। अब क्या होगा? क्या करंट अपना सारा वोल्टेज इस 50 वाले को दे सकता है? नहीं दे सकता। वो इसलिए क्योंकि करंट को पता है कि आगे और भी रेजिस्टर लगे हुए हैं। अगर और न लगा होता तो फिर ये सारे का सारा 10 वोल्ट इसी रेजिस्टर को मिल जाता। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, करंट यहां से यहां तक आएगा। करंट जब इस वाले रेजिस्टर में से गुजरेगा तो 10 वोल्ट्स जो करंट के पास हैं उसका एक थोड़ा सा पोर्शन यहां पर यूज अप होगा। लेट्स से 6 वोल्ट्स यूज हो गए। जब करंट यहां से गुजर जाएगा एट दिस पॉइंट, करंट के पास टोटल पहले 10 था, उसमें से 6 यहां यूज हो गया, तो आगे कितना बचा है? जी आगे कितना 4 बचेगा? वोल्ट्स। दैट्स वेरी गुड। करंट के पास अब 4 वोल्ट्स हैं। इस पॉइंट पर करंट ने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होना है। आई रिपीट, करंट ने डिवाइड होना है, वोल्टेज ने डिवाइड नहीं होना, क्योंकि पीछे से जितना भी करंट आ रहा था उसमें से आधा ऊपर जाए आधा नीचे जाए।
हर पार्टिकल के पास 4 वोल्ट्स मौजूद हैं, तो ऊपर भी इस वाले को भी 4 वोल्ट अवेलेबल होगा, इस वाले को भी 4 वोल्ट अवेलेबल होगा। वोल्टेज एनर्जी होती है वो इस्तेमाल हो जाती है, तो करंट जब यहाँ से वापस आएगा दोनों करंट्स की अमाउंट टोटल उतनी रहेगी, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज की यानी कि उन करंट के पास जो एनर्जी होती है उसकी मिकदार अब हो जाएगी 0 वोल्ट्स। 0 वोल्ट्स लेकर करंट वापस बैटरी के पास चला जाएगा। इस तरीके से इस पूरे सर्किट के अंदर करंट जो है वो वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है। ठीक है जी, अब जरा इस सर्किट से मुतालिक कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं। नाउ लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। सबसे पहला पार्ट जब भी आपसे पूछा जाएगा 80% ऑफ टाइम्स वो यही होता है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। इस तरह के सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालने के आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। तो अब ना तो ये सीरीज सर्किट है ना ही ये पैरेलल सर्किट है, लेकिन इसका एक थोड़ा सा पोर्शन ऐसा जरूर है जहां पर पूरे का पूरा जो 2 रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद इन 2 पैरेलल रेजिस्टर्स के साथ यहाँ पर ये 50 ओम वाला एक सीरीज में लगा है। सीरीज का मतलब यह है कि रास्ता एक ही है। तो बेटे आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द RT फॉर पैरेलल पार्ट, पैरेलल पोर्शन। अब अगर आप मेरे स्टूडेंट ना होते तो आप इसको यकीनन ऐसे करते, 1/RT इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की जगह पर आ जाता 50, R2 की जगह पर आ जाता 50। फिर आप इसको ऐड करते, 50 और 50 का एलसीएम आता 50 प्लस 1 जो है ये 2 आता 1/RT। तो RT should be equal to 50 divided by 2, that comes out to be 25 ohms। ये 25 ohms जो है ये इन दोनों 50 और 50 का मिलाकर रेजिस्टेंस आई। अब इन दोनों के साथ ये वाला जो 50 है ये एक ही ब्रांच में लगा हुआ है, एक ही रास्ते में लगा हुआ है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप पहले वाले 50 में ये 25 ऐड कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 75। तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस जो है वो है 75। लेकिन चूंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको ये टिप तो याद ही होगी कि जब 2 इक्वल वैल्यू वाले रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस के लिए आप किसी एक वैल्यू को उठाएं, डिवाइड बाय 2 कर दें, आंसर 25 आ जाता है। फिर ये दोनों मिलाकर इस वाले रेजिस्टर के साथ सीरीज में लगे हुए हैं, तो आप 25 के साथ डायरेक्टली ये 50 ऐड कर दें, आंसर 75 आता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Now the second most popular part वो होता है कैलकुलेट द टोटल करंट। कैलकुलेट द टोटल करंट। किसी को ओहम्स लॉ का फॉर्मूला याद है जी? एनीबॉडी रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर ओहम्स लॉ? Sir, V is equal to IR. V इक्वल्स टू IR। अच्छा जी, सही फरमा रहे हैं आप, V इक्वल टू IR। देखें, अगर हम इंटरेस्टेड हैं टोटल करंट में तो बेटा जी ये I में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वोल्टेज भी टोटल वाला डालना है, ये रेजिस्टेंस भी टोटल वाली डालनी है। तो टोटल करंट होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो जी वोल्टेज की टोटल वैल्यू कितनी है, जरा सर्किट देखकर बता दें। 10 वोल्ट्स Sir, 10. जी। और रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू कितनी है वो अभी आपने ऊपर मालूम की। Yes, sir. So you divide this with 75, you get the answer 10 divided by 75. Whatever the answer is, you write it like this and you write the unit for it, that is current। अच्छा, तो किसी के पास अगर कैलकुलेटर है तो सॉल्व करके बता दें 10 डिवाइड बाय 75 कितना होता है।
0.133. Okay, 0.0.133. Okay. 0.133 एम्पेयर्स। इसका ये मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो टोटल करंट पीछे से आ रहा है यहां से, इस एमीटर की रीडिंग होगी 0.133। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गौर से सुनिएगा। अगले पार्ट में वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द वोल्टेज consumed in first 50 ohm resistor। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो 50 ओहम रेजिस्टर है, ये वाला पहला, इसमें कितना वोल्टेज यूज अप होगा। बहुत ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है, वो बात बता रहा हूं जो कॉमनली लोगों की गलत होती है। बेटा, जिस रेजिस्टर का वोल्टेज चाहिए ना, उस रेजिस्टर का करंट और उसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस यूज होनी चाहिए। ओहम्स लॉ है V इक्वल टू आई आर। जिस रेजिस्टर की का वोल्टेज चाहिए ना, उसकी रेजिस्टेंस यहाँ डाल दें और उस रेजिस्टर में ही फ्लो होने वाला करंट इसमें डाल दें। अगर आप ध्यान से देखें, इस रेजिस्टर के अंदर से कितना करंट गुजर रहा है, 0.133। सारे का सारा करंट इसमें से गुजरने पर मजबूर है। इसीलिए इसकी वोल्टेज की कैलकुलेशन के लिए करंट की जगह पर डालना है 0.133 और रेजिस्टेंस की जगह पर डालना है 50। इसको सॉल्व करके जरा बताएं टोटल वोल्टेज कितना है। 6.7, 6.66, 6.65. 6.65। ओके, Yes, sir. 6.65 वोल्ट्स। अब अगर जरा फिर से ध्यान दें, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। जी, जब यहाँ पर 6.65 वोल्ट यूज हो गए, तो फिर बाकी इस पॉइंट पर कितने बचेंगे, 10 माइनस 6.65, दैट इज गोइंग टू बी 3.35, राइट। Yes, sir. तो अब एग्जामिनर नेक्स्ट पार्ट में आपसे मोस्ट प्रोबेबली क्या पूछता है, कहता है स्टेट द वैल्यू of potential difference across the next 50 ohm resistor। तो जी अब आप बताएं कि इन दोनों के लिए कितना अवेलेबल है अब, 3.35 वोल्ट्स। इस पॉइंट पर पहुंचने पर करंट के पास 3.35 वोल्ट्स हैं। अब अगर आप देखें, करंट इस पॉइंट पे देखेगा कि मैंने इसको और इसको सप्लाई करना है, इन दोनों के बाद और कोई रेजिस्टर है ही नहीं, तो ये अपना 3.35 वोल्ट इसको भी दे देगा, 3.35 वोल्ट इसको भी दे देगा। तो फिर करंट जब यहाँ पर रिकम्बाइन होगा, करंट के पास दोबारा 0 वोल्ट्स आएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 10 minus 6.65, that's going to be 3.35 volts। आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ बता रहा हूँ जो शायद आपको पहले किसी ने ना बताई हो। लफ्ज है स्टेट, ऊपर वाले में था, ऊपर वाले में यहाँ पर था कैलकुलेट। आप ध्यान देंगे, लफ्ज कैलकुलेट ये इम्प्लाई करता है कि आपको कोई फॉर्मूला लगाकर कोई फिजिक्स करने के बाद आंसर निकालना है, जबकि ये जो लफ्ज स्टेट है ये बता रहा है कि कोई खास मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यानी कि ऐसा आंसर होगा इसका जो आप देख कर भी बता सकते हैं। 3.35 वोल्ट्स आपने नोटिस किया, ये निकालने के लिए मैंने किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले का सहारा नहीं लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके लॉजिकली आंसर निकाल लिया है। Here we will take a little break so that you may ask your questions that you have.
दैट्स वेरी गुड, आई एम ग्लैड पिछली एग्जांपल सब लोगों को समझ आ गई। एक दूसरी एग्जांपल भी यहाँ पर आपके सामने स्टेट किया है। इस सर्किट को देखते हैं। ये सर्किट ना तो कंप्लीटली सीरीज सर्किट है, ना ही कंप्लीटली पैरेलल सर्किट है। इस सर्किट के दो अलग अलग हिस्से हैं, और वो दो हिस्से क्या हैं जरा हम गौर से देखते हैं। देखेंगे, ये दो रेजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में अटैच्ड हैं। सीरीज में अटैच होने का मतलब है कि एक ही रास्ते में मौजूद हों। इसी तरह यही दो रेजिस्टर्स, नीचे वाले जो दो रेजिस्टर्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ सीरीज में अटैच्ड हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाले दोनों जो सीरीज में थे और नीचे वाले दोनों जो सीरीज में हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में अटैच्ड हैं। पैरेलल में कैसे सर, आपको कैसे पता चल गया? तो देखें, अगर जो भी करंट पीछे से आएगा, टोटल करंट इस पहले एमीटर में से गुजरने के बाद जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो फिर वो दो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट होता है। करंट जब भी स्प्लिट होगा तो वो सर्किट पैरेलल कहलाएगा। यहां से आगे जो करंट जा रहा है, लेट्स कॉल दिस I2 और एंड लेट्स कॉल दिस करंट I3। टोटल करंट I1 आ रहा था पीछे से, वो I1 आगे आके I2 और I3 में स्प्लिट हुआ। आप देखें, ये I2 50 वाले में से भी गुजरेगा, मजबूरन 100 में से भी यही I2 गुजरेगा, क्योंकि और तो रास्ता कोई नहीं है। इसी तरह ये जो I3 यहां से आ गया है, ये पहले 60 में से भी गुजरेगा, फिर अगले 60 में से भी यही करंट की वैल्यू गुजरेगी। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि जो करंट पीछे है टोटल I1, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू I2 प्लस I3। लेकिन I2 क्योंकि अगले दोनों रेजिस्टर्स में से इक्वल अमाउंट्स में फ्लो कर रहा है, इसीलिए ये 50 और ये 100 एक दूसरे के साथ सीरीज में है। और ये I3 इस वाले रेजिस्टर 60 वाले में से और इस वाले में से भी यही I3 गुजर रहा है, इसीलिए ये 60 और ये 60 दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में अटैच्ड हैं। अब सबसे पहले एग्जामिनर यही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ सकता है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो जी, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन हम यहाँ से कॉपी करके नीचे ले जाकर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो अब इस तरह के सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? देखें, आपके पास जब मैथमेटिकली एक इक्वेशन बनी होती है 2x प्लस वाई प्लस जी, आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो दो वेरिएबल ब्रैकेट्स के अंदर है पहले उन्हें सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो दो रेजिस्टर सबसे अंदर लगे हों, बड़े सर्किट की बजाय जो दो पोर्शंस अंदर लगे हों पहले उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 50 और ये 100 दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो इस 50 और इस 100 की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? 150, क्योंकि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 करके निकाली जाती है। इसी तरह ये जो नीचे वाले दो 60 और 60 लगे हुए हैं, इनकी टोटल कितनी होगी? 60 प्लस 60, दैट्स गोइंग टू बी 120। अब ये वाली ऊपर वाली 150, ये 150 और ये वाला 120, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में अटैच्ड हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RT इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। आप इमेजिन करें, ये जो 150 जो दोनों की मिलाकर थी ना, इन इसकी और इसकी जो मिलाकर थी, आप अगर ये दो हटा के यहाँ पर एक सिंपल 150 वाला लगा देना तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 50 और ये 100 हटाकर 150 लगा दें, सो 100 और 50 की मिलाकर रेजिस्टेंस 150 है। तो करंट ये नहीं देखता कि उसके आगे कितने रेजिस्टर हैं, वो ये देखता है कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी है उसके आगे। तो इसीलिए जब भी आपसे टोटल रेजिस्टेंस कहा जाए तो पहले आप ये देख लें कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है। ऊपर वाली ब्रांच की टोटल थी 150, नीचे वाली ब्रांच की टोटल है 120। हाउ विल वी सॉल्व इट? R1 की जगह 150, R2 की जगह पे 120। अब 150 और 120 का एलसीएम अब आप ले लें बैठ के। 150 और 120 का एलसीएम तो ये तो मुश्किल सा हो रहा है, तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेटर की मदद से आप 1/150 कैलकुलेट कर लें प्लस 1/120 कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेटर सॉल्व करें पहले, 1/150 कितना आंसर आता है?
00 Sir, 06. Yes, sir. चलो प्लस 1/120 कितना आएगा? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको एलसीएम ना लेना है तो 1 divided by 120 that comes out to be 0.00833। 0.008। ठीक हो गया, इनको ऐड करके जरा बता दें। तो ये आ गया 0.01499। 0.015 आ गया। तो जी 1/RT इक्वल्स टू 0.015। तो जब आप RT निकालना चाहते हैं तो फिर आपको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख लें। RT इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.015। आंसर आ गया Sir, 66.666. यस 66.7 ओम्स। आप राउंड ऑफ करके इसको 67 ओम्स लिख लीजिए। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सीरीज वालों की पहले निकाल ली क्योंकि वो सबसे अंदर वाली ब्रांच में थे, ये भी सीरीज थी अंदर वाली ब्रांच में। इन दोनों की अपनी अपनी रेजिस्टेंस निकाल ली, एक की 150 आई, एक की 120 आई, फिर दोनों को पैरेलल के फॉर्मूला में अप्लाई करके फिर आंसर मैंने निकाल लिया। अगर आपको एलसीएम लेना आता है, वैसे तो अब वो वाले कैलकुलेटर हैं जिनमें आप ये वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिख सकते हैं, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इन केस अगर ना हो तो वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। 1/150 कैलकुलेटर से निकाल के यहाँ लिख लें, 1/120 कैलकुलेटर से निकाल के यहाँ लिख लें, दोनों को ऐड करें, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे। इज दैट ओके? यस सर। Sir, ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड। इस डायग्राम को जरा सा साफ कर लेते हैं। यहाँ पर ये 50 था, ये 100 था। ये 50 ओम्स है, ये 100 ओम्स है। ऑलराइट, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो A2 है इसको हम 2 कह लेते हैं, A2 की क्या वैल्यू होगी? A2 की यानी एमीटर नंबर 2 की क्या वैल्यू होगी? वैल्यू ऑन A2 सेकंड एमीटर पे क्या वैल्यू होगी? जरा ध्यान से देखें, जो सेकंड एमीटर है ये ऊपर वाली ब्रांच में लगा हुआ है कि नीचे वाली ब्रांच में लगा हुआ है? sir, middle में. ये ऊपर वाली ब्रांच है और ये नीचे वाली ब्रांच है। तो ये ऊपर वाली ब्रांच में लगा हुआ है, ब्रांच ये है, ये ब्रांच नहीं है। ब्रांच ये है जिसमें रजिस्टर लगा हुआ है, ये ऊपर वाली ब्रांच में मौजूद है। जी मुनीब फरमाइए। बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो A2 है ना सेकंड एमीटर, ये ऊपर वाली ब्रांच में, ब्रांच वो होती है जिसमें रजिस्टर लगा होता है। तो ये जो एमीटर है ये सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच का ही करंट देगा, नीचे वाली ब्रांच का करंट नहीं देगा। अगर आप ऊपर वाली ब्रांच का करंट निकालना चाहते हैं तो बेटा जी ओहम्स लॉ होता है वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ऊपर वाली ब्रांच में कितना वोल्टेज इस्तेमाल होगा वो चाहिए, और ऊपर वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस कितनी लगी हुई है वो चाहिए। मुनीब आप ही मुझे बता दें कि ऊपर वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस कितनी है? 150। दैट इज गुड, ऊपर वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस है 150 ओम्स। अब जो ट्रिकी पार्ट है ना वो ये याद करना है कि ऊपर वाली ब्रांच में वोल्टेज भी कितना होगा। आप देखें ये ऊपर वाली ब्रांच ऐसे जाके बैटरी से अटैच हुई हुई है ना, और ये नीचे वाली ब्रांच भी एज इट इज ऐसे करके बैटरी से अटैच हुई हुई है। मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाली ब्रांच ये नीचे वाली ब्रांच दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, और दोनों एक दूसरे के साथ बैटरी के साथ भी पैरेलल में है। तो जो बैटरी का वोल्टेज है वही इस नीचे वाली पूरी ब्रांच को अवेलेबल होगा, और वही वोल्टेज इस नीचे वाली पूरी ब्रांच को भी अवेलेबल होगा, क्योंकि जी हमें मालूम है कि पैरेलल के अंदर वोल्टेजेस एक जितने ही रहते हैं। सो इनिशियली ऊपर वाली ब्रांच में भी 20 वोल्ट होगा, नीचे वाली ब्रांच में भी 20 वोल्ट होगा।
मैं किसी एक रेजिस्टर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये हम ब्रांच का करंट निकाल रहे हैं, तो टोटल ब्रांच का ही वोल्टेज आपको चाहिए। ये 150, ये रेजिस्टेंस 150 ओम्स थी, टोटल वोल्टेज होगा 20 वोल्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 50 को 20 वोल्ट्स मिल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 को 20 वोल्ट्स मिल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों को मिला के ये टोटल 20 वोल्ट्स मिल रहे हैं। वोल्टेज की जगह पर डालेंगे 20, रेजिस्टेंस की जगह पर डालेंगे 150 इक्वल्स टू आई। आप इसको सॉल्व करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 15, आपके पास क्या आंसर आता है? 2 डिवाइडेड बाय 0.13। जी 15 आंसर आता है 0.133। तो जी पता चला ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट है ना वो है 0.133 एम्पेयर्स। अब आप मेरे लिए जरा ये बता देंगे कि नीचे वाली ब्रांच में कितना करंट है? वैल्यू ऑन A3, नीचे वाले एमीटर पे A3 पे कितना करंट होगा? अगेन अब इस ब्रांच का करंट चाहिए, तो बेटा इस ब्रांच का वोल्टेज और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड करनी है। इस ब्रांच में कितना वोल्टेज होगा? शाबाश शाबाश, 20। दैट्स वेरी 20। गुड, एक्सेलेंट। ब्रांचेस जब सेम होती हैं उनमें वोल्टेज सेम होता है, क्योंकि दोनों एक ही बैटरी से अटैच हैं। तो जी होना ये है कि अब वोल्टेज की जगह पे आएगा 20 और रेजिस्टेंस की जगह पे सर 120 ओहम। शाबाश, ये बन जाएगा 20 डिवाइड बाय 120, आंसर आ गया 2/12, 0.167। 0.167। ठीक हो गया। इस ब्रांच के लिए जो करंट है 0.167 है, इसके लिए जो करंट है वो 0.133 है। अब अगर मैं आपसे आखिरी बात ये पूछूं कि I1 की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप फाइंड आउट कर फिर सकते? भी जो निकालिए इनको ऐड करते हैं। दैट इज वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। 0.133 प्लस 0.167 दोनों को आप ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3 एम्पेयर्स। शायद मैथ कर लें आप, ये ऐड करें ना दोनों को, मुझे बताएं क्या आंसर आता है। ऐड कर लें बेटे इनको। 0.76। सही आता है? अच्छा ठीक है, मैंने सही मैथ यही किया, आता है। दैट्स गुड। अच्छा अब मेरा एक सवाल आपसे है, ये मैंने एक वोल्ट मीटर अटैच किया है V1 और ये मैंने एक वोल्ट मीटर अटैच किया है V2, ठीक है। अब थोड़ा सा जरा इसको साफ कर देता हूँ ताकि डायग्राम से कंफ्यूजन खत्म हो जाए। यहाँ पर करंट था 0.133 एम्पेयर्स, यहाँ पे करंट था 0.167 एम्पेयर्स। क्वेश्चन ये है कि V1 की वैल्यू बतानी है, V2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। जिस रेजिस्टर का वोल्टेज बताना हो उस रेजिस्टर का करंट और उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है, तो इस 100 ओम्स में से कितना करंट गुजरेगा? शाबाश, 0.133। क्योंकि ये 50 और ये 100 सीरीज में लगे हुए ना, तो जितना पीछे से करंट आ रहा है इस ब्रांच में उतना ही 50 में से गुजरेगा, उतना ही 100 में से गुजरेगा। लेकिन अब क्योंकि दूसरे रेजिस्टर के वोल्टेज चाहिए, तो करंट फिर वैल्यू ऑफ वोल्टेज फिर दूसरे रेजिस्टर की मल्टीप्लाई, सॉरी वैल्यू फॉर रेजिस्टेंस फिर दूसरे रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो आंसर आ गया 13.3 वोल्ट्स, ठीक है। अब जरा V2 आप मुझे फाइंड आउट करके दिखाएं, ये वाला वोल्ट मीटर की वैल्यू। कितना करंट है? 10.02। शाबाश, 0.167 मल्टीप्लाइड बाय 60, आंसर आ जाएगा 10.02 वोल्ट्स। अच्छा एक ना जरा कॉमन सेंस की बात आपको बता रहा हूँ, टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट्स, इस ब्रांच के अंदर टोटल 20 होना है, टोटल 20 होना है।
इक्वल रेजिस्टेंस है ना 60 और 60, तो बेटे आधे वोल्ट्स इसको मिल जाएंगे, आधे वोल्ट्स इसको मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है बेटे, बातें समझ आ गई हैं आज की अभी तक? यस सर। यस सर। शाबाश, माशाल्लाह, दैट इज गुड। ओके, तो मैं जरा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जरा पिछले लेसन में से, चीज बहुत ही जरूरी थी, हालांकि हम वो पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं एक दफा फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे पास एक करंट वोल्टेज ग्राफ है जिसमें एक और दो दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, दो अलग अलग रेजिस्टर्स हैं। एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। क्वेश्चन ये है कि ए और बी में से लार्जर रेजिस्टेंस किसकी है? ए की रेजिस्टेंस सर बड़ी बी। है या बी की रेजिस्टेंस बड़ी है? ठीक है अभी। कितने लोग बी कह रहे हैं जी? अपने हैंड्स रेस करें प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, 4 लोग कह रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ बाकी 3 लोग ये कह रहे होंगे कि ए की रेजिस्टेंस बड़ी है। तो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, चाहे आपको याद भी हो, आप जल्दबाजी से काम न लें शुरू में। आप याद करें, ग्रेडियंट होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। वाई एक्सिस पे है करंट, एक्स एक्सिस पे है वोल्टेज। आई ओवर वी, यानी ग्रेडियंट जो है वो आई ओवर वी के बराबर है। जरा याद करते हैं, वी ओवर वी इंटू आर, तो वी ओवर आई जो है ये होता है आर के बराबर। आर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, फिर रेसिप्रोकल लेते हैं। आर इक्वल्स टू 1/r = आई ओवर वी। तो मतलब ये हुआ कि ग्रेडियंट जो कि आई ओवर वी के बराबर था 1/r के बराबर होगा। तो अगर लार्जर रेजिस्टेंस चाहिए तो स्मॉलर ग्रेडियंट वाली लाइन चूज करें। हेंस बी इंडिकेट्स लार्जर रेजिस्टेंस, तो इसलिए बी हमारा सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, ये मैथमेटिकली वो हमसे 3 मार्क के लिए एक्सप्लेन करने को कह सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि बी की जो लेंथ, सॉरी ग्रेडियंट है, वो छोटा है क्योंकि वो लेस स्टीप है, और ग्रेडियंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, इसलिए ग्रेडियंट छोटा है तो रेजिस्टेंस बड़ी है। दैट इज हाउ यू आंसर एनालिसिस क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलें आज के लिए हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ करके दिखाए हैं ऊपर, ये दोनों क्वेश्चंस आपने घर पे एक दफा फिर करने हैं। अगर आपको इनकी बेसिक्स समझ आ गई तो फिर आपके लिए आगे वाले क्वेश्चन जरा आसान हो जाएंगे। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चंस आपने घर पे आज ट्राई करने हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफिज।